जी बिल्कुल, मतलब बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस था मेरा एफएससी का। तो उसके बाद फिर इतने ज्यादा तो मार्क्स मेरे थे नहीं एफएससी में से, तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री की। और आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री की यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, तो लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना जो एजुकेशन एकेडमिक कैरियर है इसे आगे लेके जाऊंगा, बट नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। इफ आई गो बैक, go to some you know country where we have a better education system, जहाँ पे मतलब एक जॉब करके मैं पूरी दुनिया फिर सकूं, घूम सकूं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूके चला जाऊं। मैंने और भी बड़े कंट्रीज देखे स्टडीज के लिए, मैंने एक्सप्लोर किए, बट यूके आई फाउंड टू बी द बेस्ट डेस्टिनेशन। तो then I went to did my IELTS. I applied for few universities in UK, and you know I managed to got the visa on the second attempt. First attempt was a failure. I got rejected on the first attempt, but then I managed to got in the second attempt after अच्छा 6 months. कामरान साहब, यहाँ बड़ा एक तो अहम क्वेश्चन है हमारे सुनने वालों के लिए कि आप खुद जी ही जी कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट भी इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, तो आपने एफएससी में जो है बड़ा वक्त लगा लिया, यानी 4 साल लगाए, तो आपने आइल्स कैसे कवर कर लिया? क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आइल्स बड़े बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन आइल्स में उनसे मार्क्स नहीं लिए जाते। तो ये आप एक तरफ जो है वो अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई में नहीं थे, आपने खुद ही कहा। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि आइल्स आपने अचीव कर लिया, तो ये क्या स्टोरी है, जरा ये बताएं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे ख्याल में सुनने वालों के लिए यहाँ पे शायद एक लर्निंग हो सकती है। असल में मैं जब मैंने आइल्स स्टार्ट किया तो मैं टोटल अपनी जो न्यूज़पेपर थी वो मैंने इंग्लिश कर दी, न्यूज़ वॉच करना इंग्लिश में कर दिया शुरू। मैं जब भी कहीं आते जाते मैं जो वोकैबुलरी थी उसे नोट कर लेता था एक पेपर पे, और उसे याद करता रहता था वोकैबुलरी को। और इसके साथ साथ मैंने आइल्स की क्लासेस लेना शुरू कर दी, कि जिसमें मुझे ये पता चले कि आइल्स क्या प्रिपेयर कैसे करना है, उसको एग्जाम को कैसे देना है, उसका क्या कंटेंट है। बट दैट वाज नॉट इनफ। मतलब आप अगर आइल्स की कोचिंग ले लेते हैं ये काफी नहीं है आपको एक अच्छा बैंड लेने के लिए। पड़ती है साथ साथ। उसके लिए जी, उसके लिए आपको जो अपनी प्रैक्टिस है उसे ज्यादा करना पड़ेगा। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये जो 4 मॉड्यूल्स हैं इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिसनिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश जो न्यूज चैनल्स हैं उन्हें देखें, वहां पे एक बड़ी अच्छी उम्दा इंग्लिश बोली जाती है। यू कैन वॉच द मूवीज एज वेल, बट दैट्स द सेकंड स्टेप, बट फर्स्ट हैव टू वॉच द न्यूज। उसके बाद आप पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ें, दैट विल हेल्प योर रीडिंग स्किल्स। बड़ी मुश्किल वोकैबुलरी वहां पे यूज करते हैं कई जो कॉलम नवीस है वहां पे। इसके अलावा फिर जो मेरे ख्याल में बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट लें 15 से 30 तक। डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है, अगर आप ज्यादा बैंड लेना चाह रहे हैं, आप कम बैंड लेना चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप 30 प्रैक्टिस टेस्ट लें, डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस टेस्ट करें, ठीक है, और ऑनेस्टी के साथ करें। उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आप उसे देखे बगैर करें, कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, आप उसे एग्जाम एज एज यू आर सिटिंग इन द एग्जाम, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस टेस्ट एज यू आर सिटिंग इन द एग्जाम। तो वहां पे आप उसे करें। 30 टेस्ट करने के बाद आप 31वें दिन आप अपनी टेस्ट डेट बुक कर लें, और अपनी प्रोग्रेस जो है उसे नोट करते रहें कि डेली बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस कैसी रही। आप डे 1 में आपका ये था, डे 2 में रिजल्ट ऐसा था, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका डे 1 से लेके 30 तक आपका बार जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो अगर आप ये नोटिस करते हैं कि 30 डेज के अंदर मेरी एक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेन द बैंड दैट यू वांटेड, जो आइल्स का बैंड है। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया। मैंने ये सारी जो बातें बताई हैं, मैंने इन्हीं चीजों को मलहूज़े खातर रखते हुए ये सारा काम किया, मीनवाइल और एट द कामरान एंड साहब, मेरा जो आपने जो है हमारे सुनने वालों को ये मैसेज दिया कि
प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी काम की, चाहे वो आइल्स के एग्जाम है या कोई भी और एग्जाम है, तो आप उसको उसमें सक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने बड़ा अच्छा टिप दिया हमारे नाजरीन के लिए कि 30 दिन जो है मुसलसल आप जब प्रैक्टिस करेंगे, 31 डेज पे आप अपना खुद ही जो है एहतसाब करें, अपना टेस्ट करें, और उसके बाद आप उसकी डेट ले लें आइल्स की, तो आप डेफिनेटली यू विल अचीव योर हाईएस्ट मार्क्स जो आपको रिक्वायर होते हैं। बड़ी अच्छी बात की। कामरान भाई, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आपने अपना जो है वो स्टडी की, उसके बाद आप यूके पहुंच गए, आपने आइल्स कवर कर लिया। जब आप यूके में पहुंचे तो हमारी इतलात के मुताबिक आपने यूके में बड़ी स्ट्रगल की है। आपने वहाँ जो है वो डिलीवरीज का काम किया है, आपने वहाँ पे तंदूर पे काम किया है, इवन आपने वहाँ वॉशरूम तक साफ कर दिए। तो इतनी आपने जो है डीपली वर्क किया, इतनी स्ट्रगल की। तो सुनने वालों के लिए ये बताएं कि जब बंदा पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क जाता है तो इतनी स्ट्रगल क्यों करता है कि आपको वॉशरूम तक जो है साफ करने पड़ जाए। असल में जुबैर भाई, जो काम कोई भी हो दुनिया का, काम काम होता है और उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। और मेरे ख्याल में आपका अगर लाइफ में आपका गोल क्लियर है कि आपने क्या करना है, और आपने ये चीज लिखी है कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाह रहा हूँ, तो आई थिंक कि आप दुनिया का कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता है कि मैं ये काम एक शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ फॉर द लॉन्गर टर्म फ्यूचर, फॉर मतलब एक बड़ा एक बिगर काज के लिए कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको कामयाबी मिलती है और आपके रास्ते खुलते हैं, ऑटोमेटिकली खुलते हैं। तो कुछ ऐसा ही था, मुझे ये पता था कि मैं ये काम एक बड़े मुख्तसर अरसे के लिए कर रहा हूँ, और आई हैव a bigger sort of aims, ambitions, and goals in mind. Uh, I mean, given the fact that I had all of these things in my mind, and I have written those things down, uh, it helped me a lot to focus on the work that I was doing. I think मेरे ख्याल में दुनिया में आप कोई भी काम करते हैं, you have to think that you have to be the best at what you do. If you are the best at what you do, दुनिया में मतलब इससे अच्छी चीज और कोई भी नहीं है। ख्वाह आप उसमें आप एक स्वीपर हैं, अगर आप सबसे अच्छा काम करते हैं तो रिस्पेक्ट उसी चीज की है। तो कामरान भाई, जरा स्टोरी बता दें हमारे नादरीन को, जो आपने जो जॉब्स की, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया, तो जब आपने वो काम शुरू किया, यानी तंदूर पे काम शुरू किया, या इवन टॉयलेट का हमने जिक्र सुना है कि आपने वो भी काम किया, ये स्टोरी जरा नाजरीन को बता दे ताकि लोगों के लिए एक मोटिवेशन लोगों को मिल सके। हाँ जी, ये इसमें मैं एक वहाँ पे एक टेक अवे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे जॉब करता था। आई यूज्ड टू मैनेज दैट टेक अवे रेस्टोरेंट। तो उसमें पाकिस्तान में तो शायद कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ यू आर अ मैनेजर यू विल you won't do anything, you would have to just place an order and do it. यूके में कुछ ऐसा होता है कि if you are managing something, तो आपको एग्जाम्पल के साथ लीड करना होता है। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, यू हैव टू go through the process yourself before you start delegating other people. तो इसमें मेरी शुरू से यही अप्रोच रही है कि मैं हमेशा से कोई भी काम करता हूं तो मैं उसे पहले खुद करता हूं, उसके बाद मैं दूसरों को उसे डेलीगेट करता हूं, कि मैं उस प्रोसेस से पहले खुद गुजरूं और देन आई कैन डेलीगेट अदर पीपल, सो दैट आई नो व्हाट इट टेक्स टू डू सर्टेन जॉब। मतलब कोई भी काम है उसे करने के लिए क्या क्या चीजें दरकार होती हैं, और उस चीज की आपको रिस्पेक्ट भी होती है कि इफ यू रिस्पेक्ट द पीपल हु वर्क फॉर यू एज वेल। तो अगर आप एक लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग आपके पास काम करते हैं, तो उससे आपका एक जो एक लॉयल्टी है वो बिल्ड होगी आपके लिए। जो लोग वर्कर्स काम करते हैं वो आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक जान मार के काम करेंगे, दे विल वर्क हार्ड फॉर यू। तो इसी तरह ही मैंने जब मैं वहां पे एक रेस्टोरेंट मैनेज कर रहा था तो मुझे हर तरह के काम करने पड़ते थे। उस रेस्टोरेंट में अगर मुझे मौका मिलता, अगर कोई मेरा make the naan bread on the tandoor and I had to clean the toilets as well. आखिरकार इस्लाम में भी यही है कि सफाई निस्फ ईमान है।
तो मेरे ख्याल में जब तक आप अपने काम खुद से नहीं करना जानते, मेरे ख्याल में ये चीज सबसे जरूरी है कि यू हैव टू डू योर, अपने काम खुद से करने चाहिए आपको। यू हैव टू डू योर बहुत ओन अच्छी थिंग्स बात है टू कामरान भाई कि आपने अर्न बेटर। बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि इस्लाम भी हमें यही दर्श देता है कि अपने काम खुद करें। अब आप जब यूके पहुंचे तो पहली दफा जब यूके पहुंचे, यूके एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो क्या आपको कोई रिसीव करने वाला शख्स था या आप अकेले थे, आपको कुछ पता नहीं था कि आपने किस तरफ जाना है? ये क्या माजरा है? जी कामरान भाई, कामरान भाई हेलो। आपको मेरी जी आवाज आ जी रही है? जी जी, अभी दोबारा आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप जब सबसे पहले हमें दो बेसिक चीजें बता दें। एक तो यूके के लिए जो इंटरव्यू आपने दिया, वो क्या माजरा था, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे कोई रिसीव करने वाला था या आपके लिए सब कुछ नया था वहां पे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। असल में मैं इस मामले में ये लकी था कि मैं जब यूके गया तो वहाँ पे मेरे कुछ एक दो दोस्त जो थे वो पहले से वहाँ पे रह रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे रिसीव कर लिया और वो मुझे मतलब अपना अकोमोडेशन वगैरह थी उनके पास, तो मैं डायरेक्ट उनके पास जाके रहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको अपने दोस्तों की बात सुनाऊं, जब उनके पास कोई भी नहीं था तो उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब वो वहां पे पहुंचे, उन्हें कोई लेने के लिए नहीं आया, रिसीव करने के लिए नहीं आया। जब वो उनके पास ये नहीं पता था कि उन्होंने वहां पे जाके कहाँ पे रात गुजारनी है, सोना कहाँ पे है। तो मतलब ये बड़ा एक मुश्किल था। मतलब बड़ा उन्होंने कोई ट्रेस करके किसी के साथ वो करके वहां पे उन्होंने रात गुजारने के लिए सोए वहां पे। और मतलब पहले तो ये नहीं पता था वहां पे जाना कहाँ पे है, कहाँ पे सोना है, वहां से निकलना कैसे है और कहाँ पे जाना है। एक बड़ा मतलब एक अजीब सा माजरा था। और जब आप किसी के पास जाके रहते हैं तो फिर एक और उसके मसाइल हैं। तो फिर आपको वहां पे जाके आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें कैसे मीट करने हैं। जाहिर बात है, यहाँ पे आप जितने मर्जी पैसे वाले हैं, आपको वहां जाके कुछ थोड़ी बहुत मतलब आप पाउंड्स में अगर उसे करें, उसे एक्सचेंज रेट देखें तो दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। एनीथिंग दैट यू टच इन यूके विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू इफ यू आर from Pakistan. So, I mean, you need something to meet your expenses as well. You need a part-time job. So if you are, you know, newcomer in UK, so it's the same as landing into somewhere completely new where you have no idea where to go, where to get a job, how to get a job, and what does it take to get a job. उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें दरकार हैं। तो उन्हें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि उन्हें ये नहीं पता था कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करने हैं, क्या बैंक अकाउंट की जरूरत है जॉब करने के लिए, क्या वहां पे आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको एक आईडी बनवाना है, आपको आपको क्या वो चीजें चाहिए। ये सारी चीजें जो थी, ये बहुत ज्यादा मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन लकीली जब मैं वहां पे पहुंचा तो क्योंकि मेरे वो दोस्त वहां पे रह रहे थे, तो उन्होंने मुझे रिसीव भी कर लिया। उनके पास अकोमोडेशन भी थी, वहां पे मैं रुका भी, उनके पास कुछ अरसा गुजारा। उन्होंने मुझे जॉब फाइंड करने में हेल्प की। और उसके बाद मुझे एक बड़ी अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल गई जहाँ से मेरे एक एक्सपेंसेस मीट हो रहे थे और मैं अपनी साथ में स्टडी भी जारी कर पा रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पा रहा था। चले ये तो आपने मेरे ख्याल में जो आपके पास एक सपोर्ट है वहां पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो समवन, अगर आपको कोई वहां पे गाइड भी कर दे कि यहाँ से वहां कैसे जाना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे जाना है आपने, तो ये चीजें आपको बड़ा हेल्प करती हैं लाइफ में, क्योंकि वहां पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इवन इफ यू नीड सम काउंसलिंग फ्रॉम सोलिसिटर्स इन यूके, दे विल चार्ज यू hefty मनी। मतलब अगर आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, आपको वहां पे वीजा का
वीजे की एक्सटेंशन करनी है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेना है, तो उसके लिए आप एक बड़ी छोटी सी एडवाइस लेने के लिए इवन टू आंसर द फोन कॉल्स, जो सोलिसिटर्स हैं वो एक बड़ा अच्छा दे विल चार्ज यू लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो मनी। है वो आपसे वो पैसे बटोरते हैं या चार्ज करते हैं। अच्छा, दो चीजें बड़ी अहम यहाँ पे पूछना चाहूंगा मैं हमने सुनने वालों के लिए। एक तो जब आप अम्बेसी गए, आपका वीजा वीजा जो है फर्स्ट टाइम आपने बताया रिफ्यूज हुआ, फिर वीजा मिल गया, दोनों में क्वेश्चंस का क्या फर्क था आपके और अम्बेसी के दरमियान? जो बातचीत हुई वो स्पेशली बातचीत हमके साथ हमारे साथ आप शेयर करें ताकि पता चले कि जब वीजा रिफ्यूज हुआ तब क्या गुफ्तगू हुई थी, जब वीजा उन्होंने आपको दे दिया तब आपकी उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई थी? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसमें यही चीजें, खास खास चीजें यही हैं कि आपको वो ये पूछते हैं कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, आपने यहाँ से क्या किया, आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से सिटी में जा रहे हैं, और आप जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो सवाल हैं, और आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा। तो इस तरह के ये सारे सवाल जो हैं मतलब किए जाते हैं उनमें। अगर आप ये देखें कि आपकी एजुकेशन के बारे में, प्रीवियस एजुकेशन, करंट एजुकेशन, और आप क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में, और आपके जो फंड्स हैं, फाइनेंसेस जो हैं, उनके बारे में वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी जब मुझे इंटरव्यू मेरा जब रिफ्यूज हुआ तो मेरे क्वेश्चन ज्यादा जो थे मेनली यही थे कि आप वहां पे जाके क्या करोगे, क्या करना चाह रहे हो, वो खास तौर पे यही थे। लेकिन मेरे ख्याल में जब आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो उसकी जो अंडरलाइंग रीजंस हैं दे आर डिफरेंट। ठीक है, बट they will ask you question if they want to refuse a visa. They will ask you question, they will put you in a situation where you can make the wrong answers. ठीक है, मेरा जब पहली दफा वीजा रिफ्यूज हुआ तो मुझे किसी हद तक इसका अंदाजा था, क्योंकि मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट थी वो इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं थी। मेरे पास जो इनिशियल अमाउंट जो थी वहां पे आइडियली आपके पास 6 माह की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जब मैंने अप्लाई किया था। तो लेकिन मेरे पास 1 महीना पुरानी अमाउंट थी जो मेरे अकाउंट में आई। तो उसकी वजह से एक जो वीजा ऑफिसर था, इट स्टार्ट क्रिएटिंग द डाउट्स इन हिज माइंड कि यार ये व्हाई ही इज डूइंग दैट, ही माइट हैव मेड अ ट्रांजैक्शन जस्ट टू गो टू यूके। तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन तो नहीं किए, लेकिन दे आस्क्ड मी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे पुट मी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि जहां पे वो एक ऐसा एक्सक्यूज बना सकें कि आई एम नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू परस्यू माय स्टडीज इन यूके। तो जो मुझे एक बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने मेरा ये रिफ्यूजल लगाया कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। देन आई रियलाइज, मैंने कहा मैंने 76% मार्क्स हैं मेरे लेकिन बैचलर्स आपके में, मैंने डॉक्यूमेंट्स एक कंप्लीट थे, अच्छा आपके आइल्स का बैंड डॉक्यूमेंट्स भी लिया। ठीक थे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी ये कंप्लीट थे, डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत अच्छे आईएलटीएस थे भी जी। क्लियर था, फिर भी आपको हैरानी हुई कि उन्होंने आपको क्यों रिफ्यूज किया? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मेरा मतलब एक अच्छा एकेडमिक था, मार्क्स जो थे, और आइल्स अच्छा था, कोई स्टडी गैप नहीं था, डायरेक्ट मैं बैचलर खत्म करके और सीधा जाना चाह रहा था। तो इसके बावजूद उन्होंने रिफ्यूज किया। बट व्हेन माय सेकंड राउंड कम आफ्टर 6 months, although I made an appeal for the first attempt, but when my second attempt comes, I was quite uh, I was boiling. How come they refused my visa? I was like answering the question. Second attempt में मुझे उन्होंने पूछा कि आपका वीजा क्यों रिफ्यूज किया गया। देन आई टेल देम कि यार आप, मुझे नहीं पता आपने क्यों रिफ्यूज किया, बट आपने ये बताया था कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वहां पे स्टडी नहीं करूंगा, वहां पे भाग जाऊंगा। असल में सबसे बड़ा जो डाउट और कंसर्न वीजा ऑफिसर के माइंड में यही होता है कि यू विल नॉट गो एंड डू द स्टडीज इन यूके, आई मीन यू विल रन अवे। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पे जाके स्टडीज अपनी नहीं करते और वहां पे जाके कोई और काम शुरू कर लेते हैं, मतलब एक शॉर्टकट मारते हैं कि मैं जल्दी से पैसे कमाना शुरू कर दूं। कुछ अच्छा, घर आपने वालों की तरफ से प्रेशर होता है। डेफिनेटली कामरान भाई अपनी कंपनी के बारे में बता दें कि आपने यूके जाके जब अपनी स्टडी कंप्लीट की तो बड़ी स्ट्रगल करके जो है आपने
कंपनी बनाई, हमारी इतला के मुताबिक जो है आप सीईओ जेनेक्स ग्रुप ऑफ यूके हैं। तो जो जेनेक्स ग्रुप आपने बनाया, क्या आपके माइंड में सोच आई, आइडिया कैसे आया कि मैं जेनेक्स ग्रुप जो है कंसल्टेंसी फर्म बनाऊं और आगे मैं अपना फ्यूचर में इसको लेके चलूं? ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया और अब ये क्या क्या जो है सर्विसेज दे रही है, हमें गाइड करेंगे। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है जुबैर भाई। असल में मैं जब अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा था, ऑल्दो कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स थे जो मतलब बहुत अच्छी स्टडीज नहीं कर रहे थे और अपनी स्टडीज हार चुके थे, वो हार मान चुके थे कि हमने पढ़ाई नहीं करनी। तो मैंने, मेरे जो दो दोस्त थे, बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मैंने उन्हें बड़ा अच्छा गाइड किया, बड़ा मोटिवेट किया कि मैंने कहा नहीं यार, आपको स्टडीज करनी है, ठीक है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। मतलब अगर आप यहीं पे बैठे रहोगे, स्टडीज नहीं करोगे, यहाँ पे छोटे मोटे काम करोगे, मैंने कहा आप दुनिया में कोई बड़ा काम करने आए हो। सो थिंक बिगर, यू नो, ऑलवेज थिंक बिगर एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट। if you make an ambition, if you make set yourself a goal, you will be able to achieve it. तो इसी तरह ही वो उस चीज का बड़ा असर हुआ। खैर उस चीज का उन्होंने मुझे बाद में एतराफ किया कि उनकी वजह से, मेरी वजह से उन्होंने बैचलर्स डिग्री की कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, एक ने आईटी में डिग्री की, एक ने टेलीकम्युनिकेशन में की। तो आज ये दोनों दोस्त जो हैं एक बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर हैं, दुबई में हैं, एंड ही इज अर्निंग वेरी वेल इन दुबई, एंड वन ऑफ देम इज इन यूके विद मी, एंड ही इज रनिंग ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। वहां पे एक आईटी का बड़ा अच्छा बिजनेस कंपनी रन कर रहे हैं वहां पे। तो उसके बाद जब मैं यूके आया, तो यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बड़े मुश्किलात से आते थे। जब हम वहां पे इकट्ठे रहते थे दोस्तों के साथ, तो वहां पे बड़े स्टूडेंट्स ऐसे मुश्किल में आते थे। कोई बस स्टॉप पे खड़ा है, उसे पता नहीं है वो किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, मतलब बड़े कंफ्यूज, घबराए हुए स्टूडेंट थे कि जिन्हें अपनी सिमत का कोई पता नहीं था कहाँ जाना है उन्होंने। तो दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू। So I went out there, I bring them home, offer them a meal, and gave them a good advice, which these people remembered. I mean, even without, मतलब मैं तो बड़ा एक ऑनेस्टली स्टूडेंट्स को, अपने जो भी मिलते थे दोस्त पाकिस्तानी भाई जो मिलते थे, उन्हें गाइड करता था विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो थे कि दे आप रिमेम्बर्ड सम ऑफ देम। काम करते थे उन पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ मुश्किल में फंसे हुए थे स्टूडेंट, जिन्हें गाइड करने वाला नहीं था। तो आप एक आपने जी यूं कह ले बिल्कुल, कि 1122 की अमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी उनके लिए। जी बिल्कुल। मैं तो बस एक मतलब एक बेलौस काम कर रहे थे, तो करते करते खैर अपनी, जो मेरी मेन फील्ड जो थी वो टेक्नोलॉजी थी। आई वाज इन टेलीकॉम इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस में मैंने पहली डिग्री की, सेकंड मैंने टेलीकॉम में की, और उसके बाद मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम किया, और पूरी दुनिया जो है वो मुझे घूमने का मौका मिला। मैं यूरोप में गया, एशिया में, मतलब मिडल ईस्ट में अमेरिकन के साथ काम किया, बहुत सारी नेशनैलिटीज के साथ काम करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और लिहाजा मैंने फिर अभी अपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी जो है वो भी रन कर रहा हूँ अपनी। प्लस मेरा अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान में एक बड़े लेवल पे जेनेक्स ग्रुप को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक फुल सर्विस कंपनी बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ जो वीजा के मसाइल हैं उनके लिए उन्हें हेल्प करें। सो वी विल हेल्प देम टू डू द कोर्स सिलेक्शन, जो कि इंटरेस्ट के मुताबिक होगी, इंटरेस्ट बेस्ड कोर्स सिलेक्शन होगी। उसके बाद उनकी एडमिशन करवाएंगे यूनिवर्सिटीज में, यूके की यूनिवर्सिटीज में, एनी यूनिवर्सिटी इन यूके, वी कैन हेल्प देम get an admission. Then we can help them apply for the visa, prepare for the interview, and once they land in UK, we will help them find the accommodation, get the part-time job to meet their expenses. And once they have finished the degree, we will help them you know build their career plan, कि career plan आपने कैसे बनाना है, आपने मतलब from zero to hero कैसे बनना है, आपने एक जो एक
एक छोटी इनकम से एक बड़ी इनकम की तरफ कैसे जाना है, हाउ कैन यू अर्न 500 पाउंड पर डे, मतलब अपनी प्रोफेशन में रह के, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती तो आपका यही सफर शायद 10 साल बाद आपको पता चले कि यार ये बंदा मतलब इतने पैसे कमा रहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं कोई गाइडलाइन डायरेक्शन लेके तो यहाँ तक पहले पहुंच जाता। इन चीजों का एहसास हमें बहुत देर बाद आके हुआ कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एन ओपन माइंडेड, क्या आपको एक एक विल होनी चाहिए कि मैं किसी को, आई विल हैव ए मेंटोर, आई विल फाइंड समवन हु हैव been through the same journey as I want to go. So agar you have to learn from the person who has been through the same journey, that is the first rule of success. Anything that you do, if you want to be a trainer, you go and talk to the best trainer and learn from him and follow his journey. तो इसी तरह ही अगर आप कहीं पे भी अगर आप यूके जाके एक सक्सेसफुल कैरियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ख्वाह वो whether it is in IT, computer science, programming, digital marketing, data sciences, data analytics, in law degrees, you want to be a attorney, or you want to become a barrister in UK, you want to become a doctor in UK, तो इस तरह की कोई भी आपने फील्ड चूज करनी है तो यू हैव टू फाइंड द पर्सन हु हैज बीन थ्रू सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। कामरान तो भाई, यहाँ पे बड़ा एक अहम सवाल हमारी ऑडियंस के लिए ये है कि पाकिस्तान में बेशुमार कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो कि लोगों को ये ख्वाब भी दिखाते हैं, यूरोप कंट्रीज के, यूके के, यूएसए के, आप आए, इमिग्रेशन करवाएं, आप दाखिले लें, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा होगा, फलां करे, एक लिस्ट है पूरी। तो आपके पास क्या ऐसा फार्मूला होगा कि आप जब पाकिस्तान में अपनी लॉन्चिंग करेंगे तो स्टूडेंट जो है स्पेशली आपके पास आए, आपकी डिफरेंट सेलिंग प्रोडक्ट क्या होगी? हाँ, असल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड वी आर हेल्पिंग टोटली फ्री. There is no fees, anything that you need, any sort of help that you need for your UK journey, वे हम टोटली फ्री कर रहे हैं. पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंसी ऐसी नहीं है कि जो इसे फ्री फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि पाकिस्तान की जो कंसल्टेंसीज हैं उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो आपको बस पाकिस्तान से बाहर भेज दें किसी ना किसी तरीके से, आगे वो गाइडेंस बेशक नहीं देते कि यूके हो, आगे किसी ने क्या यूरोप. करना, कोई गाइडेंस नहीं देने देते यहाँ पे। वो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से टेक ऑफ करवा देते हैं, लैंडिंग के बाद वो भूल जाते हैं। मैंने तो ज्यादा ये एक्सपीरियंस जी लोगों बिल्कुल. के। इसमें एक चीज तो ये है कि दे विल चार्ज यू hefty money for their consultancy and to send you to UK. Some of them will even keep the fees by themselves. जो आप ट्यूशन फीस पे करते हैं, you pay to the consultant which doesn't even go to the university. ठीक है. और मतलब एक बहुत ज्यादा उनकी जो डील्स हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, वो बहुत ज्यादा उन्हें चार्ज करते हैं एक बड़ी डर्टी मार्केटिंग करने का, कि किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट को वो बाहर भेज दें. तो जब आप बाहर चले जाते हैं तो देन यू आर ऑन योर ओन, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पे हैं. और लेकिन हमारी जो सर्विस है वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्री ऑफ कास्ट है. सेकंड, दिस इज समथिंग आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री. I was born in this country, I have got a lot from this country, and I have other businesses as well in UK, and this is something I want to give back to my countrymen, and I want to give back to my country. कल को जो भी पाकिस्तानी यूके जाते हैं, वहां पे जाके अगर एक सक्सेसफुल कैरियर स्टैब्लिश करते हैं, हमारे थ्रू करते हैं, उसकी फीस सिर्फ एक ही होगी कि दे हैव टू हेल्प एट लीस्ट वन अदर पर्सन हु कम आफ्टर देम, कि जो उनके बाद आएगा उन्होंने उन्हें एक अच्छी गाइडेंस करनी है और उसे हेल्प करना है. करने के लिए चेन बनती जाएगी। बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। कामरान भाई, कब तक लॉन्च कर रहे हैं? 2020 चल रहा है, इसमें कोई चांसेस है? आप तो कोरोना कोरोना हर तरफ पूरी दुनिया में है, तो आपकी कोई पेंडिंग तो नहीं हो रही कोरोना की वजह से? या कब तक ये सर्विसेज शुरू कर रहे हैं? दी सर्विसेज ऑलमोस्ट सॉफ्ट लॉन्च जो है इसका हो चुका है. हमारे पास काफी सारी इंक्वायरीज ऑलरेडी बहुत सारी आ रही हैं स्टूडेंट्स की, और हमारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं जो हमें पूछ रहे हैं इस चीज का कि उसे कैसे किया जाए. तो दैट इज फेयर इनफ कि इस वक्त कोरोना चल रहा है यूके में, यूके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इससे, लेकिन
वो कहते हैं कि हर थ्रेट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है, डेफिनेटली and you डेफिनेटली। have to be wise to find that opportunity, and the people who are wise enough, they should see the opportunity in the threat that UK is currently facing. UK currently has two threats, दो threats हैं UK को. Number one, उन्हें Brexit का है, they have a Brexit से वो यूरोप से बाहर निकल चुके हैं, they have come out of EU already, and now the recent threat is Corona. कोरोना की वजह से they are facing a huge financial difficulty. Universities are suffering at the moment, and it is the best opportunity at this moment in time when universities are suffering, UK is suffering financially. They are making the visa rules much easier now. और इसमें बहुत सारी आसानियां पैदा कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, और जो लोग बाहर से स्टडी करने आ रहे हैं उनके लिए. ना सिर्फ ये, वो इसके बाद जो आपकी इमिग्रेशन है उसमें भी बहुत सारी आसानियां पैदा करने जा रहे हैं आगे 2021 से. वो बहुत सारी आसानियां पैदा करने जा रहे हैं, पॉइंट बेस्ड सिस्टम ओपन कर रहे हैं, और उनका एक सर्टन रेवेन्यू टारगेट है जो उन्होंने स्टूडेंट से अचीव करने हैं, और स्टूडेंट्स को वो पे बैक भी कर रहे हैं, उन्हें दे भी रहे लॉट हैं ऑफ चीजें कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। लास्ट में एक दो क्वेश्चन है, काफी वक्त ले लिया आपका मैंने, कि एक स्टूडेंट है पाकिस्तानी, तो लेट्स सपोज मैंने आपकी कंसल्टेंसी लेनी है, मैंने अप्लाई करना है आपके थ्रू यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में या जॉब के लिए कहीं भी इमिग्रेशन के लिए, मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? यानी मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी जो है वो क्या सर्विसेज दे रही है, तो फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा? और मुझे ये प्रोसेस समझा दें ताकि किसी भी स्टूडेंट ने आपके थ्रू अप्लाई करना हो तो उसे एक मैसेज मिल जाए, तो वो किस तरीके से आप तक उसकी रसाई होगी। जी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है, हमें उसके लिए बड़े मतलब मखसूस स्टूडेंट चाहिए जो वहां पे जाके अपने कैरियर को आगे लेके बढ़ना चाहें और दूसरों की हेल्प करना चाहें. ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप हमारी वेबसाइट जो है उसे विजिट करें, www.zenux.co.uk, जो आई एम श्योर कि आप इसका लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे. तो zenux.co.uk आप इसे विजिट करें, और वहां पे जाके हमारा एक बटन है, ब्लू बटन है, टॉक टू अस. अगर आपके पास फेसबुक का आईडी है तो आप ब्लू बटन पे क्लिक करें तो आपको वहां से एक चैट ओपन होगी जिसमें आपको कुछ सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, और इसकी एक फ्री असेसमेंट है जो आप करेंगे. ठीक है, वो उस असेसमेंट के बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपसे रब्ता करेगा, आपको मजीद सवाल जवाब पूछेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका प्रेफरेंस पूछेंगे, कौन से कोर्स, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से सिटी में आपने जाना है. कुछ हम अपनी एडवाइस आपको देंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, कौन सा सिटी ज्यादा बेहतर है. तो उसके बाद आपको एडमिशन लेके देंगे, फिर वीजा अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू में हेल्प करेंगे. वंस यू गेट देयर, हम सारी रेंज ऑफ कंसल्टेंसीज जो हैं वो आपको देंगे, जिसमें आपकी जो अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब, और आपका जो स्किल डेवलपमेंट है डिग्री के बाद, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है, प्रोफेशनल कैरियर जो है उसे बनाने में, एंड दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स योर ब्रिटिश सिटीजनशिप. तो ये हर स्टेप पे जो जो कुछ आपको मसाइल आएंगे, वी विल बी देयर फॉर यू, वी विल ऑलवेज बी देयर इन यूके, क्योंकि हमारी वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी हैं. तो इसमें अपॉर्चुनिटीज कुछ स्टूडेंट्स के लिए होंगी कि जिनकी एक रेलेवेंट जॉब्स हमारी कंपनी से रेलेवेंट हैं, वो हमारी कंपनीज में भी कोई इंटर्नशिप वगैरह करना चाहें तो अपॉर्चुनिटी वो कर आपकी सकेंगे. कंपनीज में भी उन्हें मिल सकती है कामरान भाई। एक तो ये तो जी जी स्टूडेंट के जी. लिए आपने बड़ा जबरदस्त प्रोसेस बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ये बता दें कि कौन कौन सी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है। जैसे स्टूडेंट ने अगर स्टूडेंट वीजा चाहिए तो वो आपसे रब्ता करे, जैसे कोई इमिग्रेशन किसी को चाहिए, तो कैटेगरीज थोड़ी सी हमें डिफाइन कर दें, किस किस्म के लोग आपको जो है वो आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन ओपन होती हैं नेक्स्ट ईयर 2021 से यूके की, तो उसमें जो रूल्स आते हैं उसके मुताबिक फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम जो लोग यहाँ से जो स्किल्ड प्रोफेशनल पाकिस्तान से यूके जाना चाह रहे हैं उन्हें हम कैसे हेल्प करें. तो इस चीज का अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट ईयर ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग
any students who have finished his A level, O levels, finished their degree, their 4-year degrees, 16 years की schooling जो जिन्होंने मुकम्मल कर ली है, और जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं और जो बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं अपने FSC A लेवल के बाद, और या फिर जो अपनी A लेवल की स्टडीज के लिए स्कूलिंग करना चाह रहे हैं, वो सब लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी असेसमेंट करें, क्योंकि उससे हमें आपको जानने का मौका मिलेगा। जितनी ऑनेस्टली आप असेसमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम उतना अच्छा आपको गाइड कर सकेंगे। डेफिनेटली कामरान भाई, स्टूडेंट को एक बड़ा कंसर्न होता है कि वो जिस स्टडी में अप्लाई करना चाह रहा है कि उसे कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि लोग बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तानी। आपको पता है मेजोरिटी स्टूडेंट मिडिल क्लास से है। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आप कम से कम गाइड कर दें उन्हें कि कहाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, या आपको वहां तक आप उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तक पहुंचा दें? कोई ऐसी गाइडलाइन है आपके पास तो शेयर कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। असल में स्कॉलरशिप्स जो हैं उसमें एक स्कॉलरशिप होते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, जो एक पार्शियल फीस होती है, बड़ी स्मॉल अमाउंट होती है, मतलब 10% और 20% जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इसमें ये मिसलीड कर रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप आपको ऑफर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि कोई कंसल्टेंट आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर सकता। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर तरह के स्कॉलरशिप लिखे होते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप्स चाहिए। इसमें कंसल्टेंट का कोई अमल दखल नहीं है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, और जब हम आपका एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो हम उसके लिए आपको पुट फॉरवर्ड करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। और जैसे ही अगर आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जो आपकी फीस का कुछ हिस्सा होगा। एक तो ये स्कॉलरशिप। दूसरा स्कॉलरशिप जो है वो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो आपकी मुकम्मल जो फीस है और लिविंग कास्ट है उसे कवर करता है आपको। बट टू बी एलिजिबल फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, you have to be an outstanding and extraordinary. You have to do something that is not just academic. In the extracurricular you have to stand out. You have to do something for the national interest. पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़ा कर गुजरे आप, तो आपको ये कोई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर्स डिग्रीज के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बट मेक श्योर के आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट और नॉन एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो एक बहुत नोटेबल होनी चाहिए, कि स्टूडेंट वेरी टैलेंट होता है सिग्निफिकेंट तो होनी चाहिए, वो जिसके लिए जब जी जी एक अच्छे मार्क्स अचीव करता है तो उसमें एक्स्ट्रा जो है वो एबिलिटीज होनी चाहिए, तो वो अचीव कर जाएगा। कामरान भाई, लास्ट पे आप पाकिस्तानियों के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो, कोई अच्छा मैसेज दे दें कि आप लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं यहाँ आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप वॉलंटियरली पाकिस्तानी होने के नाते लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल है कि कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या मैसेज है, ये लास्ट पे हमें जरा बता दीजिए ताकि लोग जो है आपसे मुस्तफीद हो सके। मैसेज मेरा ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट है, फाइंड द एक्सपर्ट हु हैज बीन थ्रू द प्रोसेस, जो एक उस प्रोसेस से गुजर चुका है, जो उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। आप कोई ऐसा पर्सन तलाश करें और उनसे एडवाइस लें। यू गेट द एडवाइस फ्रॉम द पर्सन who has been there, seen it, done it, and got the t-shirt. So you have to go to those people, and they are the best person to advise you. They will help you to shorten your journey. And the 10 साल का सफर है वो आपका 2 साल में कर देंगे। और ये चीज मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा मेंटोर तलाश करते हैं, कोई आपको मिल जाता है, तो आप अगर उनकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो आपका जो सफर है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लिहाजा प्लीज आप कोई ऐसे लोगों के साथ
instead of finding the consultants who has not even been to UK, who has not even experienced the life in UK, you find the people who has been through the process, whether it is your friend or your relatives or कोई भी है, आप उनसे ये सारा नॉलेज लें, उनसे सारी इंफॉर्मेशन लें वहां पे जाने से पहले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये चीज इंफॉर्मेशन लेके अपना सफर का आगाज करें और एक अच्छा फैसला करें। कामरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना ज्यादा वक्त दिया। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये थे कामरान हनीफ, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं और एक ऐसा अदारा चला रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट को जो है यकीनन फायदा होता रहेगा। अब नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट कामरान हनीफ साहब को इजाजत दीजिए। एक मरतबा फिर मैं कामरान हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।